नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 28वां दिन है और हम आपके लिए रोज की भांति आज फिर एग्रीकल्चर में ही एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुए हैं। तो उस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज का लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं आपको देना पसंद करूंगा। पहले आज के पेपर में इस चीज को स्पष्ट किया है कि जो यूजीसी है, ठीक है ना, समझो इस चीज को। यूजीसी, ठीक है। यू यानी यूनिवर्सिटी, यू यानी यूनिवर्सिटी, जी फॉर ग्रांट और यू फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी, यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सी है बेटा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? 1956 में। इसलिए यूजीसी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी जो यूजीसी है, इस यूजीसी के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। यूजीसी एक्ट 1956 जो है उसके तहत रजिस्टर्ड है सारी यूनिवर्सिटियां, ठीक है। तो इस यूजीसी जो कमेटी है, यूजीसी ग्रांट कमीशन की जो कमेटी है, इसने अभी यूजीसी ये केंद्र स्तर पे है। इसमें जितने भी राज्य हैं, सभी में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, पूरे भारत में वो सभी किससे मान्यता प्राप्त है? यूजीसी से। यहां से मान्यता मिलती है विश्वविद्यालय चलाने की। तो इस विश्वविद्यालय चलाने की जो कमीशन है, इसने अभी कल एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये एडवाइस दिया गया था, इस पर चर्चा हुई थी कि वर्ष 2020 का, कब का? वर्ष 2020 का शैक्षणिक सत्र, कौन सा? शैक्षणिक सत्र कब से प्रारंभ किया जाए? 2020 का शैक्षणिक सत्र सितंबर से प्रारंभ किया जाए। कब से? सितंबर से। वैसे जो विश्वविद्यालय होता है उसका सत्र या कॉलेजों का सत्र कब से स्टार्ट होता है बच्चों? कॉलेजों में सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से। कब से होता है? जुलाई से। और स्कूलों में भी जुलाई से स्टार्ट होता है। लेकिन अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस 19 की वजह से पूरा मई पूरा जून प्रभावित रहेगा। पूरा मई पूरा जून प्रभावित रहेगा, परीक्षाएं चलेंगी और रिजल्ट जुलाई तक आ पाएगा बच्चों का। और उसी दौरान कई विशेष प्रकार की बोर्ड एग्जाम लेगा। कुछ ऐसे काउंसिल है, ऐसे एजेंसीज है जो कि मेडिकल की, आईआईटी की, आईसीआर की, क्लैट की, ठीक है, बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट लगने वाले हैं। तो उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो वो रिजल्ट की जो काउंसलिंग है, वो प्रोसीजर जो है वो सितंबर से पहले कंप्लीट होने वाला नहीं है। सितंबर से पहले पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए यूजीसी के जो कमेटी थी उसने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना वर्ष 2020 का, मतलब ये सेशन कौन सा चल रहा है बच्चों? 2020 का जो शैक्षणिक सत्र है वो कब से प्रारंभ किया जाए? सितंबर से प्रारंभ किया जाए। कब से? सितंबर से। इसके लिए हरियाणा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? हरियाणा विश्वविद्यालय और इग्नू विश्वविद्यालय, ठीक है, इग्नू और हरियाणा, इन दोनों विश्वविद्यालयों के जो वीसी थे, वाइस चांसलर थे,
उनकी मीटिंग की है और इन दोनों को हेड बनाया गया है। अब ये अपने हिसाब से इस चीज को वेरीफाई करेंगे। हरियाणा जो विश्वविद्यालय थे, हरियाणा के वीसी, उन्होंने इस चीज को रखा है कि शैक्षणिक सत्र सितंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, इग्नू थी तो इग्नू ने ये कहा है कि पहले आप अपने एंट्रेंस टेस्ट को पूरा करवाइए। तो ये दोनों विश्वविद्यालय हैं, ये दोनों ने ही इसको कमेटी का इन्होंने लीडर बनाया है। अब ये क्या निर्णय लेते हैं, इन्होंने रास्ता साफ कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सितंबर से पहले किसी भी कारण से किसी भी सूरत में कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं हो सकता। तो सितंबर से स्टार्ट होगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जुलाई की जगह कब से क्लास स्टार्ट होगी? सितंबर से, और बहुत जल्द ही इसका लेटर आने वाला है। अभी इस पे मीटिंग हुई है, जैसे ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाई करती है, हायर कमीशन जो है हायर एजुकेशन, वो अगर इसको एक बार परमिशन दे देता है, तो जैसे परमिशन मिलेगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉलेज की जो स्टार्टिंग है वो कब से होने वाली है। क्योंकि सितंबर से स्टार्टिंग ये बना रहे हैं, इसका मतलब जुलाई, आपकी जेड की एग्जाम सारी जुलाई में लगने वाली है। जुलाई के बाद 30 जुलाई तक रिजल्ट आएगा, पूरे अगस्त में काउंसलिंग चलेगी, अगस्त में काउंसलिंग चलेगी। तो कॉलेज कब से स्टार्ट हुई? सितंबर से स्टार्ट हुई। इसलिए इस बार शैक्षणिक सत्र को जुलाई की जगह सितंबर से करने का प्लान चल रहा है। ये लोग निर्णय अब ले रहे हैं, हम तो आपको आज से 15-20 दिन पहले ही बता चुके हैं कि परीक्षा जो है जुलाई से पहले लग ही नहीं सकती। परीक्षा जो है वो जुलाई से पहले लगने का कोई आसार ही नहीं है, और अगर लग भी जाती है तो उसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। अगर परीक्षा लग भी जाती है उसका खामियाजा गवर्नमेंट भुगतेगी, खुद भुगतेगी। क्यों? इस समय जितनी सीटें हैं उतने फॉर्म भी भरा के नहीं आए। अभी राजस्थान में जेड की 5400 सीटें हैं, पूरी जेड पीजी पीएचडी की। केवल जेड की बात करें तो 5100 के आसपास सीटें हैं। फॉर्म कितने भरे हैं? 1100 के आसपास, 1100-1200 के आसपास फॉर्म पहुंचे हैं। अब बताओ, इतने से फॉर्म अगर अभी एग्जाम ले लेंगे तो 1100-1200 बच्चे बैठेंगे, बाकी सीटें खाली रह गई, फिर क्या करेंगे? दोबारा एग्जाम लेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक सारे बच्चे, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि इस साल एग्रीकल्चर से 12वीं क्लास में कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, कितने बच्चों ने परीक्षा दी है। 1 लाख ने परीक्षा दी है, तो कम से कम 50,000 60,000 के आसपास तो फॉर्म भरा के आने चाहिए कम से कम। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। गवर्नमेंट भी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में किसी ने बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा तो इसको ऑटोमेटिकली एग्जाम डेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप निश्चित रहिए, आपकी एग्जाम डेट बढ़ना तय है, बीएचयू की, आईसीआर की और जेड की, तीनों की। बिल्कुल निश्चित रहिए आप। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें जो एक निर्णायक जो हमें संदेश मिला है, एक हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा है, वो दिखा है कि आज यूजीसी ने एक मीटिंग की है। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कॉलेजों का शैक्षणिक सत्र कब से प्रारंभ हो? सितंबर से प्रारंभ हो। अब इसमें कितना कमेटी क्या डिसाइड करती है, लेकिन यह सोच के चलिए आप कि ये बिल्कुल क्लियर है, सितंबर से पहले प्रारंभ नहीं होगा किसी भी सूरत में। होता है तो नुकसान गवर्नमेंट भुगतेगी खुद, क्योंकि इस समय कोई बच्चा फीस देने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, आप फीस नहीं दे सकते। तो कई सी चीजें हैं। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट था, तो आपको मैंने दिया है। तो सितंबर से स्टार्ट होगा, तो आप अपने आप समझ के चलिए जुलाई अगस्त में तो एग्जाम नहीं चलेगी, तो घबराना नहीं है और निश्चित होकर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा चैप्टर चल रहा था खरपतवार। कौन सा टॉपिक था बच्चों हमारा? खरपतवार, वीड। हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था बच्चों? वीड। हम वीड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वीड में कौन सा? इसकी विशेषताएं, खरपतवार की विशेषताएं। हमने कल 5 विशेषताएं इसकी पढ़ ली, आज इसकी 6ठी विशेषता पढ़ेंगे। पहले हमने कल 5 पढ़ ली इसकी, कि खरपतवार जो होता है, खरपतवार में फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में बीज बनते हैं, जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, बीजों के उगने की क्षमता बहुत लंबे समय तक रहती है, खरपतवार के बीजों पे कांटे, बाल, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, और लास्ट में बताया था कि खरपतवार जो होता है वो आकार आकृति में, बनावट के आधार पर भी किसके आकार के जैसा होता है? मुख्य फसल जैसा होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट छठा है वो ये है कि खरपतवार के बीज फसल के साथ पकते हैं। जो खरपतवार के बीज है वो बीज एक साथ पकते हैं, फसल व
खरपतवारों के बीज एक साथ पकते हैं। ठीक, ये हमारा छठा पॉइंट है कि फसल व खरपतवारों के जो बीज होते हैं वो एक साथ पकते हैं, अर्थात एक ही समय पे पकते हैं। ये क्यों होता है समझिए। जब हमारी मुख्य फसल पकती है, कब? हमारी जो मेन फसल है, मेन फसल जो ये मुख्य फसल पकती है, उसी समय खरपतवार के बीज भी पकेंगे, उसी समय पकते हैं ये भी साथ के साथ। क्यों? क्योंकि इनका और इनका आकार आकृति सब सेम होता है लगभग। कई खरपतवार ऐसे हैं जो अलग भी होते हैं, कई खरपतवार ऐसे हैं जिनकी आकार आकृति मुख्य फसल से अलग होती है। जैसे गेहूं के पौधे में बथुआ का उगना, गेहूं अलग है, बथुआ अलग है, दोनों में आकार आकृति में फर्क है ना। तो इस प्रकार के भी होता है कि आकार और आकृति में डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहां डिफरेंस नहीं पाया जाता और जहां डिफरेंस भी होता है, तो कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो हमारी मुख्य फसल है, जब वो पकती है उसी दौरान वो 2 लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं, अर्थात पक के फिर बीज बन जाते हैं, फिर नए पौधे उग जाते हैं, फिर पक के बीज बन जाते हैं। लेकिन कई खरपतवार ऐसे हैं जो उनको पकने का जो समय है, उनका मैच्योरिंग स्टेज है, वो मैच्योरिंग स्टेज फसल के साथ ही है, अर्थात वो फसलों के साथ ही पकते हैं, फसलों के साथ ही पकते हैं। दूसरी बात, क्यों पकते हैं? क्योंकि वो फसलों के साथ पक करके फसलों के अंदर ही मिल जाते हैं। जैसे हम फसल की कटाई करेंगे, अगर फसल की कटाई करेंगे, या समझो इसको, जैसे ये हमारी मुख्य पौधा है, ये हमारी क्या है? मुख्य पौधे हैं हमारे ये, ठीक है। और ये हमारे खरपतवार है, ये हमारी क्या है? खरपतवार है। लाल वाले खरपतवार, ये लाल है जो क्या है? खरपतवार, ये हमारे वीड है, ठीक है। और जो ब्लैक है, ब्लैक क्या है? ये हमारी क्रॉप है, ये हमारी फसल है, ठीक है। चलिए, अगर हमारी फसल पक रही है कब? 120 दिनों पे, क्लियर? तो हमारे खरपतवार कब पकेंगे? वो भी 120 दिनों पे पकेंगे। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब हम मुख्य फसल की कटाई करेंगे, उसी समय खरपतवार की भी कटाई हो जाती है, अर्थात हम कटाई का हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता है, मौसम बिगड़ने का या और कोई कारण समझ लो आप, कि हमें जल्दी कटाई करनी पड़ती है, तो उस समय हम लोग अलग करने नहीं बैठते कि ये खरपतवार का पौधा है, ये फसल का पौधा है। हम एक साथ काटते हैं, या तो मशीन से करेंगे, कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग, या फिर मैनुअली करेंगे, मनुष्य के द्वारा करेंगे। तो जब मनुष्य भी काटते हैं तो एक साथ पौधे को पकड़ के फिर काटते हैं, उसमें चाहे खरपतवार का पौधा हो या किसी अन्य फसल का पौधा हो, वो भी साथ साथ कट जाता है, वो भी साथ साथ कट जाता है। जैसे गेहूं में सरसों का पौधा आ गया तो आ गया, कट गया साथ के साथ, ये थोड़ी अलग कर देंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। वैसे ही खरपतवार का पौधा भी मुख्य फसल के साथ कट जाता है। उसके बाद जब कट गया तो उसको पूली में भी एक साथ ही बांधेंगे। ये तो है नहीं कटने के बाद हम छाट रहे हैं ऐसे, भाई कौन कौन सी गेहूं का पौधा है, कौन सा मटर का पौधा है, अलग करो इनको, ऐसा निकालते नहीं है। कौन सा गेहूं का है, कौन सरसों का है, पॉसिबल नहीं है इतना निकालना। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? हमने काट के और एक बंडल बना लिया, जिसको पूली बोलते हैं, और हमने उसको एक साथ रख लिया, सुखा लिया। जब उसकी हम थ्रेसिंग करेंगे, अर्थात जब उसकी थ्रेसिंग के थ्रू हम उसको दाने को और एक्स्ट्रा जो हमारा होता है दाना और चारा, उन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, तो उस स्थिति में खरपतवार के बीज मुख्य बीज के साथ अलग हो जाएंगे, और उसका जो खरपतवार का चारा और मुख्य फसल का चारा है वो एक साथ अलग हो जाएंगे। तो खरपतवार के बीज हमारी फसल के बीजों के साथ मिल करके, हमारी फसल के बीजों के साथ मिल करके अगले साल वापस से खेत में पहुंच जाते हैं, अगले साल वापस खेत में पहुंच जाते हैं वो। तो इस प्रकार से खरपतवार फसल, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनके बीज का पकने का समय समान रहता है, एक रहता है, ठीक है। तो ये भी विशेषता होती है, भाई खरपतवार अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, खरपतवार बार बार उगते कैसे हैं। हमने देख लिया कि हम फसल काट रहे हैं, फसल काटने पे हमको पता है कि गेहूं में बथुआ उग गया, हमने बथुए की बुआई भी नहीं की, फिर बथुआ वापस कहां से उग गया? हमने हमारी सरसों में बथुआ वापस उग कहां से गया?
हमने सरसों का बीज काट भी लिया, अलग कर लिया, उसके बाद हमने पूरी मिट्टी डलवा दी उसके ऊपर, और हमने पूरी मिट्टी, जो हमारी पुरानी मिट्टी थी उसको हमने हटा दी, बिल्कुल कढ़ाई चला के क्लीन करवा दिया उसको, है ना, साफ कर दिया पूरा, ऊपर की लेयर हटा दी पूरी, पूरे बीज खत्म हो गए, हमने पूरी जला दी खेती। फसल कटाई करने के बाद जो उसका जो डेड मटेरियल है उसको हमने पूरे को बर्न कर दिया, पूरे खेत को जला दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि बीज भी जल गए। जब नेक्स्ट टाइम हम सरसों बोएंगे, अगली बार जब हम सरसों की बुआई करेंगे, तो उस समय सरसों के खेत में बथुए का पौधा कहां से उग जाता है? ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई जगह होता है। तो इसका कारण यह है कि जो इनके पकने का जो समय रहता है, अर्थात मैच्योरिंग जो स्टेज रहती है सीड की, फसल के बीज की जो पकने की अवस्था रहती है, वो फसल के साथ रहती है, इसलिए उनकी हार्वेस्टिंग भी, उनकी कटाई भी फसल के साथ हो जाती है। और जब उनकी कटाई फसल के साथ होती है, उनकी हार्वेस्टिंग फसल के साथ होती है, तो वो बीज, खरपतवार के बीज हमारी मुख्य फसल के बीजों में मिक्स हो जाते हैं, मुख्य फसल के बीजों में मिक्स हो जाते हैं। और जब हम अगली बार बीज बोते हैं, अगली बार बीज बोते हैं, तो वो मुख्य फसल के साथ मिक्स हुए बीज वापस से उग जाते हैं। मुख्य फसल के साथ खरपतवार के मिक्स हुए बीज, मिले हुए बीज वापस से उगना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हमें चिंता का विषय बन जाता है कि खरपतवार के बीज वापस से कैसे उग गए। हमने सब कुछ अच्छा किया लेकिन फिर वापस दोबारा उग गए। इसका एक कारण ये भी रहता है कि खरपतवारों में एक ये भी विशेषता पाई जाती है कि वो हमारी मुख्य फसल के साथ पकते हैं, सेम टाइम में पकते हैं, इसलिए वो दोबारा उग जाते हैं फसल के साथ। इसीलिए किसानों को ये कहा जाता है, ऐसा रिकमेंडेड किया जाता है, ऐसी सामान्य जानकारी दी जाती है साइंटिस्टों के द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा, और जो वहां का डब्ल्यू होता है उसके द्वारा, कि आप अपने खेत में जो बीज बो रहे हो वो उन्नत किस्म का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उन्नत किस्म का। उन्नत किस्म का होना चाहिए, यह ऐसा कहा जाता है। और उन्नत किस्म के लिए आपको मार्केट से बीज खरीदना पड़ेगा, हर साल खरीदना पड़ेगा। आजकल ऐसे ऐसे सीड आ रहे हैं जिनको आप केवल एक बार ही बो सकते हो, कंपोजिट वैरायटीज। कंपोजिट वैरायटी ऐसी जिनको आप एक बार ही बो सकते हो, दोबारा नहीं बो सकते। बाजरे में ऐसी वैरायटियां जिनको आप एक बार ही बोओगे, दोबारा नहीं उगेगी। कंपोजिट भी है, सिंथेटिक भी है, हाइब्रिड भी है, कई सारी वैरायटियां हैं। अब ये शब्द है सिंथेटिक, कंपोजिट, हाइब्रिड, ये आपके बीएससी में क्लियर होंगे, अभी क्लियर होने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे चैप्टर हैं और इनको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए। तो जब आप बीएससी में जाओगे, वहां आपको ब्रीडिंग वाले पोर्शन में, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वाले सब्जेक्ट में आपको ये चीजें मिलेंगी, जो आपके कृषि विज्ञान क्लास 12 विषय कृषि जीव विज्ञान के पहले और दूसरे पार्ट में है। 12वीं क्लास जो कृषि विज्ञान की है, उसमें जो जीव विज्ञान है, कृषि जीव विज्ञान, उसमें जो पहला और दूसरा पार्ट है पूरा फसल का ही है, वो ब्रीडिंग का है। तो उसमें आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी हल्की से। तो हमारी फसलों के साथ खरपतवार के बीज उग जाते हैं क्योंकि वो सेम समय पर पकते हैं। तो एक कारण ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला कारण है कि खरपतवारों की जो बीज होते हैं, खरपतवार के जो पौधे होते हैं, वो फसलों की अपेक्षा रोग, बीमारी व प्रतिकूल जो दशाएं होती हैं उनके प्रति प्रतिरोधक होते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? देखिए 7वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, खरपतवारों के पौधे, खरपतवार के पौधे रोग, कीट, प्रतिकूल दशाओं, प्रतिकूल दशाओं के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। आए समझ में? समझो इसको। खरपतवारों के जो पौधे होते हैं वो रोग, कीट
वह प्रतिकूल दशाओं के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिरोधक मतलब जिसमें रोग के प्रति लड़ने की क्षमता हो, एंटी, प्रति यानी एंटी, जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी डिजीज, ठीक है, या प्रतिरोधक कह सकते हो आप। आपके लिए रोग प्रतिरोधक बहुत बेस्ट शब्द है, हिंदी में याद करिए आप इसको, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी है। इसीलिए खरपतवारों के अंदर से रोग व कीट व प्रतिकूल दशाओं के जो जीन होते हैं, इनको निकाल करके फसल के अंदर ट्रांसफर करके और नया पौधा बनाया जाता है, और वो पौधा भी रोग कीट व प्रतिकूल दशाओं के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। इस प्रकार के जीन ट्रांसफर करके नया पौधा बनता है। अपन कहते हैं ना कि भाई ये पौधे, ये ऐसी एक वैरायटी है जिसपे तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई कीट नहीं लगेगा, कोई कीट लगेगा ही नहीं। जैसे बीटी कॉटन, कौन सा, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन है, इसमें एक रोग लगता है कॉटन की फसल जो है, कपास की जो फसल है उसमें एक रोग लगता है, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। कौन सा लगता है रोग, वो कॉटन में रोग लगता है, इसका नाम है कॉटन बॉलवर्म। कपास जो है, कपास की एक बॉल होती है ऐसी, ठीक है, गांठी, कपास के अंदर जो फल होता है बॉल होती है, उसके अंदर रुई रहती है। जो ये कीट होता है कपास बॉलवर्म, इसकी लट है जो इसके अंदर घुस जाती है और अंदर की रुई को खा करके बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत भयंकर भयानक कीट है। इसको रोकने के लिए बीटी कॉटन का निर्माण किया है। ये बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन है जिसको अगर हम बोलते हैं तो इसमें ये समस्या नहीं लगेगी, अर्थात कॉटन बॉलवर्म नहीं लगेगा बीटी कॉटन में। क्लियर, बीटी कॉटन में कॉटन बॉलवर्म लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। दूसरी बात, इस बीज को हम केवल एक बार बो सकते हैं, इस बीज को हम एक बार बो सकते हैं, दोबारा इसको नहीं बो सकते। बीटी यानी बैसिलस, टी यानी थुरेजेंसिस, ये जीन है जिसको ट्रांसफर किया है। तो इस प्रकार के जीनों को खरपतवारों में से निकाल करके मुख्य फसल में डाला जाता है। क्योंकि जो फसल, खरपतवार की फसल जो होती है, खरपतवार का जो पौधा होता है, आपने देखा होगा खरपतवार के पौधे में कोई रोग नहीं लगता, खरपतवार के पौधे में कोई कीट नहीं लगता, खरपतवार के पौधे पे पाले का असर नहीं पड़ता बिल्कुल भी, ना ही तेज धूप का असर पड़ता है, ना ही बारिश का असर पड़ता है। बल्कि बारिश होगी तो और ज्यादा उग जाएगा, वो बारिश होगी तो और उग जाएगा, तेज धूप पड़ेगी तो थोड़े दिन के लिए सूख जाएगा, लेकिन फिर भी तेज धूप में खरपतवार उगे रहते हैं। जैसे आपका क्या नाम इसका, क्या नाम, जिसको लड्डू बनाने काम में भी लेते हैं, जिसको मतलब प्रजनन संबंधी रोगों काम में लिया जाता है, गोखरू। गोखरू के बीजों का उपयोग प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए लिया जाता है। तो गोखरू का पौधा आप देखना पहाड़ी क्षेत्रों में उगा रहता है, जहां पानी की बहुत कमी है। तो पानी कमी को भी सहन कर सकता है, ये प्रकाश की कमी को सहन कर सकता है, अंधेरे में उग जाएंगे, प्रकाश में, तेज प्रकाश में उग जाएंगे, तेज ठंड पड़ेगी तो खरपतवार आपको मिल जाएगी, तेज ठंड में भी, तेज वर्षा हो रही है तो भी आपको मिल जाएगी खरपतवार। मतलब इनमें ऐसी इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, इनका जो शरीर है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि वायुमंडलीय जो बदलाव होते हैं, वायुमंडल के जो बदलाव होते हैं, प्राकृतिक जो चेंजेस होते हैं, नेचुरल जो चेंजेस होते हैं, उन बदलावों के प्रति प्रतिरोधक है, उन बदलावों के प्रति प्रतिरोधक है। उनके अंदर ऐसी लड़ने की अंदर से कैपेसिटी बनी हुई है खरपतवारों के अंदर कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए उस कुछ भी बिगड़ने वाले नहीं वाला जीन को निकाल के, ऐसा जीन जो कि उनको रोकने के लिए उत्तरदायी है, कि भाई इस जीन की वजह से इस पौधे में ये गुण है, तो उससे, जैसे आपने पढ़ा है ना, मटर का बड़ा पौधा, मटर का बौना पौधा, जो लंबे पौधे वाला जीन होता है उसको निकाल के बौने में लगा तो वो भी लंबा हो जाएगा। इसको जीन ट्रांसफर बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो जीन को खरपतवार में से निकाल के
मुख्य फसल में इंजेक्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक उपयुक्त साइंटिफिक मेथड के द्वारा। और उसके बाद जीन ट्रांसफर के बाद में जो पौधा बनेगा उसमें रोग और कीट लगने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी, न के बराबर रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि खरपतवार के बीजों में, एक खरपतवार के पौधे में रोग कीट लगने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, बिल्कुल न के बराबर रहती है। और वो प्रतिकूल जो दशाएं होती हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधक होते हैं, उनके प्रति भी लड़ने की क्षमता रहती है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि खरपतवार के जो बीज होते हैं और फल होते हैं उन पर उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, उपांग यानी ऐसे अंग जिनसे वो एक जगह से और दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सके। तो वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कल की क्लास में कि कांटे और बाल पाए जाते हैं जिससे वो ट्रांसफर आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट एक अगला टॉपिक है वो ये है इसमें कि खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये काम की चीज है। जो हमारा टॉपिक नवा पॉइंट जो है वो क्या है कि खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही हम खेत में खाद पानी सप्लाई करेंगे, जैसे ही हम खाद पानी खेत में पहुंचाएंगे सबसे पहले खरपतवार उनको एब्जॉर्ब करेंगे। खरपतवार ऐसे भूखे पेड़ पौधे हैं जिनका पेट का कोई अंदाजा नहीं है। जितना खाद दोगे उतना कम हो उनके लिए, जितना खाद आप छिड़कोगे उन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वो तो हंसेंगे। बल्कि और तो हम लोग यूरिया देते हैं खेत में, मुख्य फसल यूरिया को एब्जॉर्ब करेगी उससे पहले खरपतवार एब्जॉर्ब करके तुरंत वृद्धि कर देते हैं अपनी। आप देखना ऐसा, आप इस चीज को महसूस करना कि आपने खेत में यूरिया डाला, खेत में यूरिया डाला, गेहूं के जब पौधे छोटे छोटे हैं तो आपने उसमें यूरिया डाल दिया, उसके बाद सिंचाई कर दी। जैसे हम 2-3 दिन बाद देखते हैं खरपतवार के पौधे गेहूं के पौधे से बड़े हो जाएंगे, गेहूं के पौधे से भी बड़े हो जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखना आपको मिलेगा ये बदलाव खेतों में। खरपतवार के पौधे जो होते हैं वो पानी को और खाद को तुरंत एब्जॉर्ब करते हैं और तुरंत वृद्धि करते हैं। मतलब अपना विकास इतनी भयंकर तरीके से करते हैं, बिल्कुल मौके की ताक में बैठे रहते हैं वो। जैसे ही उनका मौका मिलता है तुरंत वो अपने पैर फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर देखते नहीं है कि हमें खाद और पानी किसकी वजह से मिला है, कम से कम उसको बढ़ने का तो मौका दो। नहीं, अब तो हम ही सेव है। इस प्रकार की क्षमता भी इन्होंने पाई जाती है, इस प्रकार का गुण भी इन्होंने पाया जाता है। तो अब हमारा आगे बढ़ेंगे वो ये है कि खरपतवार से हानि क्या होती है। खरपतवार से हानि क्या होती है? तो खरपतवारों से सबसे बड़ी जो हानि है वो है खरपतवार की हानि में कि खरपतवार जो होता है इसका सबसे बड़ा और मूल उद्देश्य होता है हमारी उपज को कम करना। किसको कम करना बच्चों? हमारी उपज को कम करना, ये बिल्कुल इसका मूल उद्देश्य होता है। खरपतवार का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला हानि। खरपतवार की किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाता है? सबसे पहले इसमें होगा कि खरपतवार का मूल उद्देश्य क्या होता है? पहला, उपज कम करना। क्या करना बच्चों? उपज कम करना। इसको समझो। जैसा मैंने आपको बताया है कि खरपतवारों की विशेषता हमने पढ़ ली, इनमें ये चीज विशेष होती है। खरपतवार की परिभाषा में ही यही लिखा हुआ है कि खरपतवार हम उसे कहेंगे जो मुख्य फसल के साथ, मेन क्रॉप के साथ प्रकाश, जो हमारी मुख्य फसल के साथ किस किस के लिए? प्रकाश, जगह, पानी, उर्वरक, ठीक है, और खाद, इनके लिए कंपटीशन करें। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो लाइट, जगह में स्पेस, पानी को वाटर, उर्वरक को बोलते हैं जो मैन्यूअर,
सॉरी उर्वरक फर्टिलाइजर, और खाद को मैन्योर। ठीक है, तो वे प्लांट, वे पौधे जो मुख्य फसल के साथ लाइट, स्पेस, वाटर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, हिंदी में प्रकाश, जगह, पानी, उर्वरक और खाद के लिए क्या करते हो, प्रतिस्पर्धा करते हो। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। कंपटीशन करते हो तो उन पौधों को क्या कहेंगे हम, खरपतवार कहेंगे। वे पौधे जो मुख्य फसल के साथ प्रकाश, जगह, पानी, उर्वरक, खाद में कंपटीशन करते हो, और दूसरी बात हमारी मुख्य फसल की उपज को कम कर देते हो। मुख्य फसल की किसको, मुख्य फसल की उपज को कम कर देते हो, उसे क्या कहेंगे हम, खरपतवार कहेंगे। उपज को कम कैसे करेगा, ये देखिए, हम फसल जो होती है उस फसल को जीवन यापन करने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। सही मात्रा में खाद मिले, सही मात्रा में उर्वरक मिले, सही मात्रा में पानी मिले, प्रॉपर जगह मिले। इसलिए आप देखना जगह की से आप देखना कि पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी फिक्स की हुई है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी निर्धारित की गई है कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी इतनी रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी इतनी रखेंगे। जैसे उद्यान विज्ञान में कटहल का पौधा जो होता है, इसकी कितनी स्पेसिंग है पौधे से पौधे की, 10 × 10। चीपू के लिए, चीपू आम के लिए 9 × 9। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे पौधे हैं। पपीता फालसा के लिए 3 × 3 है ना। तो ये अलग पौधे हैं। नींबू वर के लिए 6 × 6। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके लिए स्पेसिंग रखी गई है अलग अलग। आपकी बुक में कुछ अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। अगर गैप आपको लगे कि मैं बोल रहा हूं जो अलग है आपकी बुक में अलग है, आपका सही करवा देंगे, निश्चित रहना बिल्कुल। ठीक है, टॉपिक चलेगा जब सही करवा देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि फसल के लिए खाद भी चाहिए, उर्वरक भी चाहिए, पानी भी चाहिए और जगह भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश क्यों, क्योंकि पौधे अपना भोजन किस में बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। भोजन किसमें बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधे की प्रकाश संश्लेषण वाली जो क्रिया है वो कहां होती है, दिन में। कहां होती है, दिन में। क्यों, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये सभी चीजें एक पौधे के लिए आवश्यक होती है। पौधा इन सभी चीजों पे डिपेंड होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये मुख्य रूप से है। हमारा जो खरपतवार का पौधा है, चाहे कोई सा भी हो, वो इन चीजों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और हमारी मुख्य फसल के साथ कंपटीशन करता है। मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन करता है। सांप कहता है आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। जब दम कहां दिखाएंगे, सारा माल तो आप खा गए, सारा माल आप हजम कर गए। खरपतवार जी, श्रीमान खरपतवार जी, सारा माल तो आप हजम कर गए, हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है। तो सेम कंडीशन यही है। खरपतवार जो होता है ये सारी चीजों के साथ कंपटीशन करता है और कंपटीशन के कारण, जैसे मैंने एक पॉइंट अभी लिखाया था कि खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं। तो जैसे इनको पर्टिकुलर स्पेस मिलेगा, पर्टिकुलर मैटर मिलेगा, पर्टिकुलर फर्टिलाइजर मिलेगा, पर्टिकुलर वाटर मिलेगा, पर्टिकुलर लाइट मिलेगी, तो ये अपनी ग्रोथ को जल्दी करेंगे, ये जल्दी वृद्धि करेंगे। और क्योंकि इनके जीन में ही है सभी, इनके जीन में सब कुछ पहले से इनबिल्ट है, किसी ने ऐड नहीं किया। इनके जीन में पहले से ऐसी चीजें बनी हुई है। जितने भी गलत काम होते हैं अपने आप होते हैं, अच्छे काम अपने आप नहीं होते। तो ये सारे जो नेगेटिव फैक्टर है, ये सारे खरपतवार में पहले से मौजूद हैं। नकारात्मक जो फैक्टर है ये खरपतवार के पौधे में पहले से ही इनबिल्ट है, मौजूद है, इनको किसी ने डाला नहीं है। और ये खरपतवार के जो नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट हमारी फसल के पॉजिटिव पॉइंट है, हमारी फसल के लिए जरूरी है। खरपतवार इनके ऊपर अटैक करता है, खरपतवार इसके ऊपर ही अटैक करता है। जैसे कहते हैं कि अगर किसी से किसी का बदला निकालना हो तो क्या करें,
अपन उस पर अटैक करें? नहीं, उससे जुड़ी हुई संबंधित चीज पे अटैक करेंगे, उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड, उसकी आवश्यक चीज पे अटैक करो, अपने आप उस पर अटैक हो जाएगा। किसी को मारना है तो उसको सीधा मत मारो, उसकी रोटी का धंधा बंद कर दो, अपने आप मर जाएगा बेचारा वो। तो वो सिस्टम इस पे है। इन्होंने ये देखा कि हम लोग मुख्य फसल के साथ फाइट तो कर नहीं सकते, जो मेन क्रॉप है इसके साथ हम लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे और नहीं तो यहीं बैठे रहा, हम आगे बढ़ेंगे, हमको खाद बीज मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह हमारी है, ऐसा नहीं कह सकते ये। तो ये क्या करते हैं, ये जो पौधे के लिए आवश्यक चीजें हैं, पौधे के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पे अपना हक जमा लेते हैं, अपना हक हड़प लेते हैं। इसी वजह से इन सभी चीजों पे खरपतवार का अधिकार हो जाता है और ये सभी चीजें पौधे को नहीं मिल पाती, इसलिए पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती, और ये सभी चीजें खरपतवार को मिल जाती है। खरपतवार दादागिरी से हड़प लेता है, डॉन रहता है खरपतवार फसल का खेत में, तो डॉन होते हैं, ये अपना जो हफ्ता होते हैं वसूल लेते हैं। जैसे मिला खाद बीज खाद पानी, जैसे खाद पानी मिला, ये खाद पानी इनका हफ्ता होता है, जैसे मिला तुरंत उसको खींचना शुरू कर देंगे, भाई हफ्ता मिल गया खींचो। मुख्य फसलों को ये लगान है, ये लगान है खेत के ऊपर, इसको खींचो जितना हो सके उतना, तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर इनको खाद कम भी मिला तो भी खुश रहते हैं ये, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम हमें ही दो, हम बड़ी, अगर हमें खाद कम मिला तो हम वृद्धि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कम मिला तो भी ग्रोथ करेंगे, ये कम मिलेगा तब भी ग्रोथ करेंगे, और अगर ज्यादा मिल गया तो इसकी ग्रोथ की लिमिट ही बहुत अच्छी हो जाएगी, वो लिमिट क्रॉस कर देंगे ये। तो इन चीजों के साथ कंपटीशन करते हैं, और इन चीजों के कंपटीशन करने के साथ में पौधा वृद्धि अच्छी करता है खरपतवार का, और अच्छी वृद्धि के कारण उसका पहला जो मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है, मेन इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, उपज को कम करना। क्या रहता है, उपज को कम करना, और उपज को कम कर देता है, उपज को कम कर देता है। आगे समझ में, खरपतवार प्रकाश, जगह, पानी, उर्वरक, खाद के साथ कंपटीशन करके मुख्य फसल की बजाय खुद तेजी से बढ़ता है और जल्दी फसल के साथ पक करके उसकी उपज में कमी कर देता है। जब जगह पूरी कवर कर लेगा, सब चीजें खुद ही ले लेगा, तो बेचारी मुख्य फसल के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब कुछ भी नहीं बच रहा, पौधा प्रॉपर वृद्धि नहीं कर रहा, प्रॉपर अपनी ग्रोथ कर ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में प्रॉपर उसमें जो बीज वाले अंग नहीं बन रहे, प्रॉपर सिलिकवा नहीं बन रहा, प्रॉपर फलियां नहीं बन रही, प्रॉपर पोर नहीं बन रहे। जैसे सरसों में सिलिकवा बनता है, आपकी जो चिकपी होता है चने में पोर बनते हैं, ठीक है, और आपकी जो गेहूं होता है उसमें ईयर बनती है, अर्थात बाली बनती है, बाली नहीं बन रही, भुट्टे नहीं बन रहे, पोर नहीं बन रही, सिलिकवा नहीं बन रहा, मतलब वे पोर्शन जिनसे हम उपज प्राप्त करते हैं वो चीज प्रॉपर बन ही नहीं रही, तो नुकसान क्या होगा, हमें सीधा सा नुकसान होगा कि हमारी उपज कम हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि खरपतवार कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है गेहूं में। किसमें, गेहूं में। इसका एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल में लिख लेना, गेहूं में अर्थात वीट में। वीट के अंदर फैलेरिस माइनर से किसके द्वारा, गेहूंसा के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, गेहूंसा के द्वारा या फैलेरिस माइनर के द्वारा 33 से 35% उपज में कमी रिकॉर्ड की गई है। 33 से 35% जो लॉस है वो रिकॉर्ड किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि गेहूं की फसल में, वीट की फसल में अगर गेहूंसा हो गया, अगर फैलेरिस माइनर हो गया, एक ही चीज है, फैलेरिस माइनर गेहूंसा का नाम है, अगर ये हो जाता है, गेहूंसा हो जाता है, तो ये हमारी फसल में 33 से 33 टू 35% तक लॉस कर सकता है, 33 से 35% तक लॉस कर सकता है। और इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा जाता है कि खरपतवार जो होता है वो फसल में, किसमें, फसल में कितना प्रतिशत लॉस कर देता है, तो उसमें कई जगह आंसर आता है 33%। कितना आता है, 33%। क्यों, क्योंकि एक ऐसा ही फसल का एग्जांपल है यहां कि गेहूं की फसल में गेहूंसा के द्वारा 33 से 35% जो लॉस है वो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपज को
कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला जो पॉइंट है हमारा वो देखिए आप, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फसलों के गुणों में कमी, फसलों के गुणों में कमी। तो इसमें एग्जांपल लेंगे अब कि सत्यानाशी के बीज अगर सरसों की फसल में मिल जाए तो उससे क्या होती है, दुर्गंध पैदा होती है। उससे क्या होती है, दुर्गंध पैदा होती है। तो दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं हम समय रहते ही। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, बेटो जो चीज आपको अच्छी लगे आप तुरंत उसको उतार लिया करो। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी मैं चीज बोल भी लूं, जो भी मैं बोलूं उसको तुरंत लिख लिया करो, आप लिखते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा लिखते जाओ आप। ठीक है, तो अगला हमारा है वो ये है कि फसलों के गुणों में कमी कर देना। दूसरी हानि क्या है कि फसलों के गुणों में कमी। दूसरी हानि क्या है, फसलों के गुणों में कमी, गुणों में कमी। ये भी खरपतवार के द्वारा होता है। वो कैसे होता है, देखो आप इस चीज को, जब हमारी उपज को कम कर रहे हैं, ये किसको कम कर रहे हैं, उपज को कम कर रहे हैं, हमारी जो यील्ड है, यील्ड को कम कर रहे हैं, यील्ड का हमें लॉस दे रहे हैं, ये हमें हमारी क्वालिटी जो है, हमारी जो गुणवत्ता है उसमें हमें नुकसान दे रहे हैं ये। तो एक कारण इसमें यह भी है कि ये हमारे गुणों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों के गुणों में भी लॉस पहुंचाते हैं। वो किस प्रकार से पहुंचाते हैं, हमारी उपज को कम कर रहे हैं, ये हमारी फसलों के साथ पक रहे हैं, हमारी फसलों के साथ इनके फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज मुख्य फसल के साथ पकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके। अभी मैंने समझाया है क्यों पकते हैं, क्योंकि ये अगले साल भी इनको उगना है। इनका लाइफ साइकिल ऐसा बना है कि इनकी पहचान भी नहीं हो और ये फसलों की आड़ में रहकर अपना काम भी पूरा करते रहे। इस प्रकार का इनमें गुण पाया जाता है। तो चूंकि इनके पकने का समय फसलों के साथ रहता है, इस वजह से इसलिए ये खरपतवारों के बीज मुख्य फसल में मिल जाते हैं, मुख्य फसल में मिल जाते हैं और इनकी हम बुआई करते हैं तो ये वापस से खेतों में उगना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट, अगर उस बीज से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, उस निर्माण करने के लिए हमें बीज की आवश्यकता है और उस बीजों के सपोर्ट में अगर खरपतवारों के बीज मिक्स में है, खरपतवारों के बीज भी मिक्स में है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है, बनने वाला जो उत्पाद है, जो हम उत्पाद बनाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ जाती है, उसकी क्वालिटी में भी परिवर्तन आ जाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझो। इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपके बच्चों कि किस प्रकार से हमारे जो फसलों की गुण होते हैं उसमें प्रभाव डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, सरसों। मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं चला के जिनको आपने देखा है, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप इसी वे में उनकी खेती भी करते हो, स्वयं खेत में काम भी किया है और आपने उन चीजों को देखा भी है, लेकिन अब तक आप उनको नजरअंदाज करते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके बारे में आपको अभी तक पूरी जानकारी नहीं थी। अब मिल गई, अब से आप बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। प्रत्येक पौधे को देखें, उसको उखाड़ें, बाहर फेंकें। अगर पौधा खरपतवार का है तो, या हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाला है तो। ठीक, तो एग्जांपल हम लेके समझते हैं कि किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है गुणों के लिए। देखिए, एग्जांपल हमने लिया किसका, मस्टर्ड का। मस्टर्ड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सरसों। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सरसों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, सरसों। ठीक है, सरसों के अंदर, मस्टर्ड के बीज के अंदर अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए, किसके, सत्यानाशी के, जिसको कंटाली बोलते हैं हिंदी में, कटाई, बिल्कुल छोटी होती है, जिसमें कांटे पाए जाते हैं और उसकी छोटी छोटी बॉल भी बनती है, छोटी छोटी, उसमें कंची के आकार के उसमें आकृति पाई जाती है, जिसमें बीज रहते हैं, बहुत सारे बीज रहते हैं, कंची की जैसे चरपोटी बनती है छोटी छोटी,
ठीक है, पीले पीले रंग की बनती है, एक खेत में आराम से मिल जाएगी आपको। तो सरसों के बीजों में, सरसों के सीड में, सरसों के बीजों में अगर 87 के बीज मिल जाए, 87 के सीड मिल जाए, तो इन दोनों के मिलने के बाद अगर हम तेल निकाल रहे हैं, उसका जो निकलने वाला हमारा ऑयल है, इसमें क्या रहेगी, स्मेल रहेगी, इसमें दुर्गंध आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी बच्चों, दुर्गंध आने लग जाएगी। सरसों के खेत में 87 खरपतवार है, सरसों के बीज में 87 का बीज अगर मिल जाता है, इस वजह से अगर हम उसका तेल निकाल रहे हैं तो उसके निकलने वाले तेल में दुर्गंध आ जाएगी बच्चों, निकलने वाले तेल में बदबू आने लग जाएगी। आप देखना, अगर सरसों के तेल में दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप ये समझ लेना कि सरसों के बीजों में 87 के बीज भी मिक्स हुए हैं। चूंकि आकार आकृति में समान रहते हैं, इसलिए उनको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसको हरी अवस्था में उखाड़ के बाहर फेंक दें तो इजीली में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं फेंक पा रहे तो कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस स्थिति में अगर सरसों में 87 के बीज मिल जाए तो वो भी दुर्गंध पहुंचाते हैं, वो भी हमें हानि पहुंचाते हैं। तो ये गुणों में परिवर्तन ला रहे हैं, उसकी जो सरसों के तेल की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो कि सरसों के तेल में अगर 87 के बीज मिल जाए तो उसके तेल में दुर्गंध आ जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, सरसों के तेल में दुर्गंध आने का कारण। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, चूंकि सरसों राजस्थान की ऑयल सीड क्रॉप में, तेल वर्गीय फसलों में मुख्य फसल है, सरसों तिल दोनों, तो सरसों मेन है। सरसों पे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रश्न का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम लोग जो पेपर बनाते हैं उसमें हमारा फोकस भी इन चीजों पे रहता है कि बच्चे को प्रश्न वो दो जो बच्चे ने पढ़े हुए हैं। बच्चे ने पढ़े तो हैं, आप ये तो समझोगे कि मैंने दुर्गंध का पढ़ा तो है, लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने ये तो पढ़ लिया कि सरसों के तेल में दुर्गंध आती है, पढ़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किसकी वजह से आती है, क्यों, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग पेपर में ये चीजें क्वेश्चन बनाते हैं कि बच्चे का पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, बच्चे को ऐसा लगे कि सर प्रश्न तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको वास्तविक इसका उत्तर क्या है ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें वापस से किताब देखनी पड़ेगी। तो प्रश्न में ये पूछ रहा हूं, सरसों के तेल में दुर्गंध आने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन कि तेल लंबे समय तक रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन, सरसों के तेल में 87 के बीज मिले हुए हैं। तीसरा ऑप्शन, सरसों के तेल में बदबूदार पाउडर मिला हुआ है। चौथा ऑप्शन, सरसों का तेल पूर्ण रूप से सूखी हुई सरसों से नहीं निकाला गया। सरसों से जो तेल निकालते हैं, सरसों के बीजों को सुखा के निकालते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कच्चे बीजों का तेल निकाल लेते हैं, कच्चे बीजों का तेल निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शन दे दिए। अब किसान वर्ग का बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ देखो, सरसों के तेल में रखे रहने से तो बास आती नहीं है, रखे रहने से बास आती नहीं है। लेकिन कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सरसों के तेल में रखे रहने से खुशबू आती है, क्योंकि अचार में देख लो आप, सरसों की बोतल खोल के देखो उसमें खुशबू नहीं आएगी, लेकिन अचार का जैसे डिब्बा खोलोगे उसकी तुरंत स्मेल आ जाएगी हमें, क्या खुशबू आ रही है अचार की, तो शायद उस वजह से। लेकिन बच्चों वो सुगंध है, दुर्गंध नहीं है। मैं पूछ रहा हूं दुर्गंध, प्रश्न भी ढंग से सुनो, मैं सुगंध नहीं पूछ रहा, सुगंध किस वजह से आती है, मैं पूछ रहा हूं दुर्गंध। वो अचार वाली स्मेल से आप समझोगे तो वो बेटा सुगंध है, वो दुर्गंध नहीं है। वो हमें भाती है, हमें अच्छी लगती है। दुर्गंध जो हमें बदबू दे, हम उसको सहन नहीं कर पाए, दुर्गंध होती है। तो पहला ऑप्शन खत्म कि भाई तेल लंबे समय तक रखा हुआ है इसलिए इसमें शायद दुर्गंध आने के चांस होते हैं, तो नहीं हो सकते, साइड में करो इसको। दूसरा है सरसों के तेल में पाउडर का मिला होना, तो सरसों के तेल में पाउडर कोई मिलाता भी नहीं है, तो ये भी क्लियर। अब बच रहा है सी, बी और डी। बी में है 87 के बीज मिले हैं, और डी में क्या है कि तेल का जो सरसों के बीज का जो तेल निकाला है वो हमने कच्ची अवस्था में निकाल लिया। तो 87 बहुत कम बच्चों पे ध्यान जाएगा, सब ये समझेंगे जो खुद सरसों के खेत में काम करता है,
सरसों जिसने कटाई की है खुद तेल निकलवा के लेके आता है, तो वो ये समझेगा कि सरसों के तेल अगर कच्चे तेल निकलवा लें बीजों का, कच्चे बीजों का तेल निकलवा लें तो उस वजह से बास आ सकती है, लेकिन उसका कोई लिंक ही नहीं है। आप कच्चे बीजों से तेल निकाल ही नहीं सकते। हाँ, आप कम पके बीजों से तेल निकाल सकते हो। कच्चे बीज में तो क्या मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, क्योंकि तेल तो मिलने वाला नहीं है, सुखाने पे तेल कन्वर्ट होता है। हाँ, आप ये कर सकते हो, कम पके बीजों को तेल निकाल सकते हो। अब फिर ऑप्शन आता है सही सत्यानाशी। सत्यानाशी जो खरपतवार है, इसकी वजह से सरसों के तेल में दुर्गंध पैदा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सत्यानाशी का जो बीज होता है वो सरसों के जैसा ही होता है। सरसों के खेत में सत्यानाशी खरपतवार के रूप में पाया जाता है, सरसों में नकलजी खरपतवार में पाया जाता है। तो सरसों में सत्यानाशी के जो बीज होते हैं ये सरसों के बीजों के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होकर के ये तेल की घानी तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां इनका तेल भी निकल जाता है। तेल निकल करके ये मतलब इन्होंने फसल को भी नुकसान पहुंचाया, किसान को नुकसान पहुंचाया। अब ये अभी पीछा नहीं छोड़ रहे, ये बीज में मिल करके और यहाँ पे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस तेल की जो क्वालिटी है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, उसको भी बुरा कर रहे हैं, उस क्वालिटी को भी गिरा रहे हैं। तो ये प्रकार से खरपतवार के बीज जो होते हैं वो हमारी मुख्य फसल के गुणों में भी प्रभावित करते हैं, उनको भी कम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपके। और अब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही शायद कल या परसों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उन प्रश्नों के मैं आपसे आंसर पूछूंगा, ठीक है। लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन अब तक के पढ़ाए हुए। मैं व्हाट्सएप से मैसेज से भेजता, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण, व्यवस्था नहीं बैठने के कारण, हमारे पास सुविधाओं के अभाव होने के कारण, जैसे इमरजेंसी में हमने आपके लिए सेटअप तैयार किया है। आप देखो, पता है ऊपर से घूम रहा है, देख लो इसका पन्ना भी ऊपर से घूम रहा है। कंडीशन ऐसी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, एग्जाम में मिलना चाहिए, बस वही काफी है। तो अब मैं कल या परसों में जो मैंने चैप्टर अब तक पढ़ाए हैं, मतलब 30 क्लासें हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा एक ऑनलाइन, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। 10 क्वेश्चनों में टाइम रहेगा फिक्स, ठीक है। आपको उन क्वेश्चनों के आंसर लिख करके अपने पास रखने हैं। फिर अगली क्लास में मैं उनके आपको आंसर बताऊंगा, अगली क्लास में मैं उनके आपको आंसर लिखाऊंगा कि इस प्रश्न का ये आंसर है और वो क्यों है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रश्न हल करने का तरीका भी मिलेगा कि प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया जाता है। क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते कैसे हैं। आप लोग थ्योरी क्वेश्चन की तरह ही ऑब्जेक्टिव करोगे, ऐसा नहीं है, उसमें कई मापदंड अलग है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उस प्रकार से आपका जो मार्किंग है आप स्वयं कर लेना कि कितने प्रश्न मेरे सही है, कितने प्रश्न मेरे गलत है, और प्रश्नों को आप लिख भी लेना बेटा, प्रश्न आपके काम भी आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे। जिन्होंने क्लास नहीं ली है, जो मेरी पहले अभी क्लास ले रहे हैं, उनसे फिर रिक्वेस्ट है पूरी क्लास आप देख लीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है सारी क्लासें, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो, जो चीज अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लो, जिसको उतारने में दिक्कत नहीं आए, है, और बाद में पन्ने में उतार लो आप सब चीजों को, फिर आप उसको पढ़ो, बहुत याद होगा आपको, कैसे याद नहीं होगा। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर विषय में शायद किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आती है, देखो मेरा प्रयास पूरा है, मैं पहले ही आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपने 12वीं किताब भी नहीं पढ़ी, आपने 11वीं को नहीं पढ़ी, आप तो सीधे जेड की परीक्षा में बैठ रहे हो। इसलिए मैं वो उद्देश्य मान के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने 11वीं क्लास पढ़ी है, बिना एग्रीकल्चर के टीचर पढ़ी है, 12वीं क्लास पढ़ी है, वो भी आपने बिना एग्रीकल्चर के टीचर के पढ़ी है। इसका मतलब आपका 11वीं और 12वीं का बेस भी कमजोर है। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपको 11वीं और 12वीं के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊं और आपको पढ़ाते हुए कंपटीशन लेवल पे ले जाऊं, ताकि आपके समझने में दिक्कत नहीं आए और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका प्रॉपर उद्देश्य निकले, प्रॉपर मुझे रिजल्ट मिले। मैं चाहूं तो मैं कंपटीशन वाले इस पे से पढ़ा सकता हूं आपको, जैसे और लोग पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा बोल बोल के खरपतवार ये होता है, इसमें ये प्रश्न लिखो, इसमें ये प्रश्न लिखो, इसमें ये प्रश्न लिखो, मैं भी लिखा सकता हूं। आप केवल उस कंडीशन में क्वेश्चन याद करोगे, आप मतलब समझ आओगे, आपको मीन्स पता नहीं रहेगा खरपतवार होती क्या चीज है। आप केवल लाइन टू लाइन क्वेश्चन याद रखोगे, मान लीजिए लैंग्वेज चेंज हो गई, वहीं आपका प्रश्न का उत्तर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे,
हम आपको प्रॉपर वे में पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज को ढंग से खोल के समझा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि पहली बार बच्चा पढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो भी मेरी क्लास ले रहे हैं, कुछ माता पिता लोग ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप हमारी क्लास को ले रहे हो। तो कुछ किसान लोग भी मेरी क्लास को ले रहे हैं कि उनको भी कुछ नॉलेज मिले इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए मुझे प्रॉपर छोटे लेवल से पढ़ाना पड़ता है। कई बच्चों ने मेरे पास शिकायत भी की कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। अगर मैं इंटेलिजेंट बच्चों की तरफ ध्यान दूंगा तो मेरे सैकड़ों बेचारे हजारों जो बच्चे हैं कमजोर, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। 100 बच्चों का बैच होता है क्लास में, उसमें से 10 बच्चे टॉपर रहते हैं। टॉपर बच्चे अगर मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो टॉपर बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, आप फास्ट पढ़ाओ। अगर फास्ट पढ़ाऊंगा तो केवल उन 10 बच्चों के समझ में आएगा, केवल 10 बच्चों के समझ में आएगा, बाकी 90 बच्चों के ऊपर से गएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या वो सही तरीका है पढ़ाने का? गलत। पढ़ाओ उस तरीके से जिससे समझ में 10 के भी आए और जिससे समझ में 90 के भी आए। सभी बच्चों के समझ में आने चाहिए। बेचारे मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनके भी समझ में आना चाहिए, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके भी समझ में आना चाहिए। जिनके पास फीस है वो भी पढ़े, जिनके पास फीस नहीं है वो भी पढ़े। इसलिए तो गवर्नमेंट स्कूलें खोल रखी है भाई, कम पैसे वाला बच्चा भी पढ़े, निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए ये निःशुल्क की सेवा है, हम आपको जो सेवा दे रहे हैं ये निःशुल्क दे रहे हैं बेटा। तो आप लोग इसका फायदा उठाओ और आप इन क्लासों को रेगुलर लो। तो मैं 30 क्लास होते ही, जैसे ही मेरी 30 क्लास होंगी, अगली क्लास में मैं आपका टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में मैं 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा जो आपको हल करने हैं, और वो प्रश्न वही रहेंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं या मैंने बोले हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं या मैंने बोले हैं। तो अगर आप पूरे के पूरे प्रश्न हल कर देते हैं, इसका मतलब आपकी क्लास से समझ में आ रही है। और अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन क्लासों को वापस से देखना पड़ेगा बेटे, वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए ढंग से पढ़ते हुए चलो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैंने पहली क्लास से कहा था कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, लिख लिख के बनाना है, ताकि आप अब जैसे मैं कह रहा हूँ तो आपको टाइम मिल गया, कल का टाइम मिल गया, परसों का, 2 दिन बहुत है रिवीजन करने के लिए। आप रिवीजन करो आराम से, 1 महीने का, खूब कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल से 15-20 पन्ने भरे होंगे, 15-20 पन्नों को आप 2 दिन में पढ़ सकते हो इजीली में, आराम से पढ़ो। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे आपका, आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है आपको स्वयं मिल जाएगी कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, आप कितने क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। तो वो हम आपका टेस्ट लेंगे, इसलिए मैंने आपको सूचना आज पहले दे दी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद, शुभ, थैंक यू।